सबसे पहले तो इतना चुतियापे का नाम है अभी एंड न्यू। इनकी बातें तुम देखोगे ना, ये सबसे ज़्यादा हेटेड इंडियन इंफॉर्मेटिव चैनल है इंडिया में भी, ये सिर्फ हमारे मुल्क में नहीं है। और उसकी वजह ये है कि ये लोग बहुत बाइस्ड हैं, मोदी के उठाऊ हैं। इनकी बातें अगर तुम सुनोगे ना, तुम हंस हंस के तुम्हारी फटके हाथ में आ जाएगी। लेकिन ये है कि मैं ना उससे पहले तुम लोगों को कुछ न्यूज़ दे देता हूँ, सही है। आज ऐसी न्यूज़ है मेरे पास जो मैंने खुद ही जमा की हैं। पहले तो आ जाते हैं कि यार ये कंगना रनावत जो है ये बड़ा जो है उठा रही है बीजेपी के, और वॉर को बड़ा जो है ना, वॉर में बड़ा जो है वो कह रही है कि भाई ये वो जबरदस्त काम कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। अब ये सब जो सेलिब्रिटीज उठ के आ रहे हैं ना, इसकी ये वजह नहीं है कि ये मुझसे प्यार करते हैं बहुत ज्यादा। जैसे बियर बाइसेप की मैं बात कर रहा हूँ, जैसे मैं कंगना की बात कर रहा हूँ, और इस तरह के बहुत हैं। ये इनकी एक टैक्टिक ही होती है अपने करियर को रिवाइव करने की। अब करियर को रिवाइव करने की टैक्टिक इस तरह से समझो कि बियर बाइसेप को तो सब जानते हैं कि वुड यू रादर स्लीप विद योर वाइफ और लेट योर लवर स्लीप विद हर, तो इस तरह की बात ये करता है। और इसको इस वजह से जो है, जाहिर है समय के शो में क्या हुआ था तुम जानते हो, फिर उसके बाद इसकी कितनी फाड़ी थी, इंडियंस नहीं फाड़ दी थी। तो उस वजह से एक तो ये अपने आप को थोड़ी अपनी इमेज को जो है वाइट वॉश करने के लिए आया है, बातें करने लग गया पाकिस्तान के खिलाफ, कुछ भी बस यूं आके यूं कॉन्स्टिपेटेड मुंह बना के। एक तो ये है। फिर कंगना रनौत जो है उसके बारे में अगर नहीं पता तो उसका बड़ा जो है ना गंदा टाइम चल रहा है इंडिया में। उसको सब लोग हेट करते हैं, उसकी स्टेटमेंट्स और उसके जो ट्वीट्स वगैरह होते हैं उसकी वजह से उसकी सारे लोग उसके खिलाफ हो गए। कोई एक इंडियन उसको सपोर्ट नहीं करता। वो बेसिकली कैरन है इंडिया की, अगर सही बताऊं तो इस कैरन, और इस बात का सबूत ये है कि इसकी जो लास्ट कुछ मूवीज आई है ना, उनका कलेक्शन इस तरह से है कि उनकी जो प्रोडक्शन है उस पर तो करोड़ों रुपए लगे हैं, लेकिन उनकी जो कलेक्शन है ना मूवी की, वो कुछ लाख रुपयों में कुछ लाख रुपए होंगे जिनमें आई है। मतलब ये बहुत ही गंदा डाउनफॉल है, इस किस्म का डाउनफॉल और इस किस्म का कलेक्शन फ्लॉप से फ्लॉप मूवीज ने नहीं किया है जो इसकी मूवी ने किया। मतलब इतना गंदा हेट मिलता है इसको। तो ये बेसिकली ये लोग ये करते हैं अपने करियर रिवाइव करने के लिए। टॉकिंग अबाउट बॉलीवुड भाई, तो आमिर खान के साथ एक ट्रेजेडी हो गई, और वो ये हो गई कि बेचारे आमिर खान को, हमारे प्यारे एजेंट को, उन्होंने इतना तंग किया कि वो वॉर के टाइम जब ट्रेलर रिलीज करता है सितारे ज़मीन पर, तो सारे इंडियन ना रोने लग गए कि यार वॉर का टाइम चल रहा है और ये देखो बेचारा, ये देखो गंदा आदमी मूवियाँ बना रहा है, इसको कैंसिल करो। ये मुसलमान है, वैसे भी पाकिस्तानी होगा, इसको तो फ़र्क ही नहीं पड़ता जो मुल्क में क्राइसिस हो रहे हैं, यहाँ पे मर रहे हैं लोग, तू वॉर बना रहा है। एक तरफ कह रहे हैं नहीं मर रहे हैं, हम मार रहे हैं, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि यहाँ पे लोग मर रहे हैं, वॉर बन मूवी बना रहा है, डुअलिटी। तो उसके बाद फिर जो है उसको बाइकआउट करने लग गया आमिर खान को, बेचारे को, जो अपना काम कर रहा है सीधा सीधा, नहीं पड़ रहा है इन फड्डों में, उसको ज़बरदस्ती रगड़ दिया। जैसे एक बात बताऊँ, उसकी मूवी ना वही वही है सितारे ज़मीन पर जो है ना, उसका सिंपल सिंपल वही हाल है जो जो नॉर्मली होता है। लाल सिंह चड्ढा भी किसी हॉलीवुड मूवी से इंस्पायर्ड थी, और ये जो इसने सितारे ज़मीन पर बनाया ये भी हॉलीवुड मूवी से इंस्पायर्ड है। अब ये है कि यार इसमें सोशल मैसेजेस हैं, और लाल सिंह चड्ढा में भी सोशल मैसेजेस थे, और थोड़ा उसमें से इम्प्रोवाइजेशन की गई थी कि अपना, जैसे उसमें अलग हिसाब था, इसमें ये था सिख था वो, और सिख का अलग हिसाब था इंदिरा गांधी वाला जो टाइम चल रहा था वो भी दिखाया था, उसमें थोड़ा ऐसे इम्प्रोवाइज किया था। तो उसको जो गालियां देने लग गए, बैन करने लग गए कि वॉर का टाइम चल रहा है, तू मूवियां बना रहा है, तो ये शर्म नहीं आती, गधे कुत्ते गवार छोटी एड वाले बोने, और ये वो ऐसे करके उसकी मार रहे हैं। अब यार उनको कौन समझाए कि भाई उसने वॉर के टाइम अगर मूवी बना दी तो क्या हुआ, आप भी तो वॉर पे मूवी बना रहे होते हो, तो इसमें क्या डिफरेंस हो गया यार, उसने उसका पैसिव काम कर दिया जो आप करते हो। तो और सबसे मेन खबर जो आई है ना, सबसे मेन खबर जो आई है, सबसे मेन खबर ये मुझे पहले तुम लोगों को देनी चाहिए थी यार। तो मेन खबर जो है वो ये कि जिसकी वजह से आज हम ये चैनल की एक वीडियो देखने वाले हैं, ठीक है, और पूरी वीडियो देखेंगे और मजे लेंगे, सही है, फुल एंजॉय करेंगे। तो ये वीडियो देखने से पहले मैं तुम लोगों को एक चीज बता दूं कि ट्रंप ने आज एप्पल के सीईओ से बात की, और उसने बात की टिम कुक से बात की, और उसने बोला कि भाई इंडिया मत जाना, वहां से अपनी फैक्ट्रीज बंद करो, एप्पल वगैरह ये सब उठाओ और वापस आ जाओ, ये वो ऐसे करके उसने मना कर दिया कि इनके साथ काम नहीं करो। तो उनका एक फड्डा चल गया एप्पल के साथ, और ट्रंप ने फिर जो है पाकिस्तान की सपोर्ट में भी काफ़ी बोला है, और इन लोगों ने बकवास, मतलब इन लोगों को बोला है सीधा सीधा कि बकवास लोग हैं ये, ऐसे करके उसको सीधा सीधा जो है निगलेक्ट किया है इंडिया को। तो एक तो ये विन विन सिचुएशन हो गई है, और बहुत गंदी हो गई है। मतलब इनके जो है ना, एक वो होता है ना यार, एक हर स्कूल में एक बच्चा होता है जिसको पूरा स्कूल बुली करता है, और वो स्कूल है ये इंडिया, इसको बहुत बुली कर रहे हैं सारे। अब इसका पता नहीं क्या बुरा टाइम चल रहा है, क्या शनि का प्रकाश है, और इस वजह से ये जो टिम कुक वाला सीन है, इसकी वजह से भी इनको काफी नुकसान होने वाला है। बट इससे हमें क्या फायदा है, ये बात है, हमें इससे कोई फायदा नहीं है। हम लोग सिर्फ और सिर्फ वैलिडेशन ले रहे हैं इस चीज में। अब
मुझे नहीं पता कि ट्रंप ने वहाँ पे एग्जैक्टली पाकिस्तान के बेनिफिट में क्या बात की है, सही है। ट्रेडिंग वगैरह की कोई बात हुई है कि मतलब वो सीज फायर के टाइम हुआ था कि अगर तुम लोग ये नहीं रोकोगे तो मैं जो है ट्रेडिंग बंद कर दूंगा तुम लोगों की, तुम दोनों के साथ। तो पाकिस्तान तो अग्री हो गया था करने के लिए, लेकिन इंडिया जब अग्री हुआ तो इंडिया वाले रोने लग गए कि उन्होंने हमारे लोग मारे हैं, तू कैसे अग्री कर रहा है, शर्म नहीं आती तुझे, तू बिजनेस बना रहा है। तो उन गधों को ये बात कौन समझाए कि भाई मुल्क की इकोनॉमी जो है ना वो वॉर पे नहीं चलती, मुल्क की इकोनॉमी वॉर पे ख़त्म होती है। और जब अगर उसको एक थ्रेट आ रहा है कि उसकी मुल्क की इकोनॉमी मतलब इसमें इफेक्ट हो सकती है, जब ज़ाहिर है यूएस ट्रेड करना बंद करेगा तो काफ़ी नुकसान होगा उनको। तो वो फिर उसने मोदी ने ये एक समझदार फैसला लिया अपनी तरफ से। अब यार मैं अर्नब की तरह साउंड कर रहा हूँ, तो ये अब इन पजीतों को ये बात कौन समझाए। ये देखो अभी भी जो है आज वनडे को डाल लिए एवरी टाइम वी फेल, और हाँ हाउ पाकिस्तान लॉस्ट एवरी वॉर अगेंस्ट इंडिया। बस ठीक है, हाँ यार हार गए यार हम लोग, बहुत बुरा हुआ हमारे साथ यार। ये देखो थंबनेल में शक्ल देखो इस बड़वी, हाँ मुंह में दे दिया पूरा मोदी ने, और मोदी की शक्ल देखो। अच्छा चलो ये वाली वीडियो देखते हैं, ठीक है। अब मैं तुम लोगों को डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि इस वीडियो में जो बातें की जा रही हैं वो टोटली फिक्शनल हैं, तो बराए मेहरबानी उस चीज़ को रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं करिएगा। इस मूवी के जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो रियल लाइफ पे आधारित हैं, और जो स्टोरी है वो काफ़ी इम्प्रोवाइज की गई है। भारत पाकिस्तान में वॉर हो सकती है, लेकिन इस वॉर से फायदा किसे होगा? भारत को नहीं, पाकिस्तान को बिल्कुल नहीं, फायदा होगा चाइना को। खबर आई है कि पाकिस्तान डीजीएमओ ने इंडियन काउंटर पार्ट को कॉल करके सीज फायर मांगी है, और इसके बाद दोनों साइड्स ने सीज फायर के लिए अग्री किया। ये सीज फायर एक सेकंड, पाकिस्तान डायरेक्टर मिलिट्री ऑपरेशन कॉल्ड डीजीएमओ, ओके इतने बजे की थी उन्होंने कॉल, और फिर इट वाज अग्रीड बिटवीन देम दैट बोथ साइड वुड स्टॉप ऑल फायरिंग। इसमें ये कब कह रहे हैं कि पाकिस्तान डायरेक्टर ने उसको रिक्वेस्ट किया? कॉल करना कोई रिक्वेस्ट करना होता है क्या? तुम्हें क्या लगता है भैंचोद ये सीज फायर कैसे हुआ है? ट्रंप ने क्या एक पंचायत बिठाई है, उसमें फिर सबको बुलाया और फिर बोला ओए गले मिलो तुसी सारे वीरों, ए की कर रहे हो तुसी साडे दुनिया नाल, ऐते बड़ा नुकसान वाला गल है। ऐसे नहीं हुआ था, कॉल में हुआ था ये सब जो हो रहा था यार। और उसमें फिर जाहिर है वहां से भी कॉल आई, हमें भी कॉल आई इंडिया की तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से भी लोगों को कॉल गई। तो इसका मतलब ये नहीं है पाकिस्तान माफी मांग रहा था यार प्लीज सानू छड़ दो की हो गया तो अजीब यार। ये सीज फायर कब तक चलेगा इस पर हमें कोई क्लैरिटी नहीं है। तुम लोगों को वैसे भी नहीं है क्लैरिटी, तुम लोग तो अभी भी डर रहे हो कि अभी बम गिरेगा आके। क्योंकि चाइना के पास एक नहीं तीन रीजंस है भारत को वॉर में उलझाने के, जिससे उनकी इकोनॉमी को फायदा हो सकता है। क्या है चाइना के ये 3 रीजंस? चलिए समझते हैं आज के इस वीडियो में। ये है हमारी सीरीज यार ये जब तक बोलते हैं ना, मैं मोबाइल चला रहा हूँ, सही है, तो तुम लोग सुनो और फिर हम लोग, मैं कुछ बात होगी तो मैं बताऊंगा, सही है, तुम एंजॉय करो। पाकिस्तान एक्सप्लेन, जहां हम हमारे प्यारे नेबर पाकिस्तान को समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक इंडियन पर्सपेक्टिव से। अगर आप भी हमारी तरह पाकिस्तान के बारे में क्यूरियस है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए वीडियो की शुरुआत एक सवाल से करते हैं। क्या आपने 3 इडियट्स देखी है? 3 इडियट्स में एक कैरेक्टर है चतुर, जो एग्जाम से पहले हर दूसरे स्टूडेंट के कमरे में एक लड़कियों की फोटो से भरी मैगजीन खिसकाता था। क्यों? उन्हें डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, क्योंकि चतुर स्मार्ट है। उसे पता है कि अगर उसका कंपटीशन डिस्ट्रैक्टेड होगा तो वो एग्जाम में ठीक से परफॉर्म नहीं कर पाएगा और खुद चतुर टॉप कर पाएगा। चाइना भी चतुर है। देखिए आपने नोटिस किया होगा कि जब से पहलगाम अटैक हुआ है हर कोई भारत को उकसा ही रहा है। हर कोई चाहता है कि हम एक्शन ले। यहाँ तक ऑपोजिशन भी, जो किसी भी मुद्दे पर सरकार को समर्थन नहीं देती, वो पहली बार सरकार को कह रही है कि कुछ तो एक्शन लो, कुछ तो करके दिखाओ। ये सारी बातें काफी अजीब और कन्वीनियंट लग रही हैं। लगता है हर कोई चाहता है कि वॉर हो और भारत इस ट्रैप में चला जाए और डिस्ट्रैक्टेड रहे। चाइना का वॉर को प्रमोट करने का पहला। एक सेकंड यार, ये कंफर्टेबल नहीं है। एक काम करता हूँ, इसकी स्पीड थोड़ी बढ़ा देता हूँ, 1.5 स्पीड है, ताकि जल्दी खत्म हो ना यार, किसके पास इतना टाइम है। अच्छा मैं यहाँ बैठ रहा हूँ, ठीक है। रीजन यही है, डिस्ट्रैक्शन। और चाइना भारत को डिस्ट्रैक्ट क्यों करना चाहता है? द रीजन इज डोनाल्ड ट्रंप। चाइना दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब है। वहाँ लिटरली हर चीज बनती है, कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मास्यूटिकल्स, डिफेंस इक्विपमेंट, मोबाइल फोन्स, लैपटॉप, कार, स्टील, फर्नीचर, प्लास्टिक, फुटवेयर। इनफैक्ट रेयर अर्थ मिनरल्स में चाइना दुनिया का वर्ल्ड लीडर है। लेकिन कुछ एरियाज है जहाँ चाइना अपना शेयर नहीं खोना चाहता। अ फ्यू ऑफ देम आर इलेक्ट्रॉनिक्स, कार्स, कंप्यूटर्स, फोन्स, टैबलेट्स, सेमीकंडक्टर्स। ये सारे कैटेगरीज चाइना के लिए इंपॉर्टेंट है। ये क्रिटिकल एरियाज में अपना लीड मेंटेन करना चाइना के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये प्रोडक्ट्स दुनिया भर में बिकते हैं और इनकी स्ट्रॉन्ग डिमांड है। नाउ कैन यू इमेजिन लिविंग विदाउट अ स्मार्टफोन नाउ? वेल, ऑल रोड्स टू स्मार्टफोन्स गो थ्रू चाइना। ट्रंप के पहले प्रेसिडेंसी में उसने चाइना के साथ ट्रेड वॉर
शुरू किया, तब कंपनीज को पहला धक्का लगा कि चाइना में मैन्युफैक्चरिंग करने से उनके प्रॉफिट्स पर असर होगा। फिर आया कोविड। चाइना +1 स्ट्रेटजी के तहत कई कंपनीज अलग अलग देशों में अपना प्रोडक्शन शिफ्ट कर रहे थे। कई कंपनीज ने वियतनाम, कंबोडिया, लाओस को चुना, वहाँ फैक्ट्रीज लगाए, वहाँ से मैन्युफैक्चर और एक्सपोर्ट करने लगे ताकि लेबल पर चाइना का नाम न दिखे। इसी ट्रेड वॉर और जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी के तहत एप्पल दूसरे देश ढूंढ रहा था टू शिफ्ट आईफोन प्रोडक्शन। तब एक ऑल्टरनेटिव भारत के रूप में आया। 2017 में एप्पल ने एक ताइवानीज कंपनी विस्ट्रन के साथ कर्नाटक में एक आईफोन असेंबली प्लांट ओपन किया। एप्पल का दूसरा पार्टनर फॉक्सकॉन आंध्र प्रदेश के श्री सिटी स्पेशल इकोनॉमिक जोन में 2015 से ही ऑपरेट कर रहा है। 2017 में उन्होंने एक और फैक्ट्री खोली। आइडिया यही था कि पहले आईफोन्स को भारत में सिर्फ असेंबल किया जाएगा और फिर भारत से एक्सपोर्ट किया जाएगा, जिससे उन पर टैरिफ्स ना लगे। फॉक्सकॉन का प्लान ये था कि धीरे-धीरे डिस्प्लेस और प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स भारत में लोकली बनने लगेंगे ताकि उन्हें चाइना पर डिपेंडेंट ना रहना पड़े। लेकिन ये ऑप्टिमिज्म चाइना को पसंद नहीं आया। क्यों? क्योंकि अगर ये एप्पल के लिए एक सक्सेस स्टोरी बन गया तो दूसरे कंपनीज भी यही सीखेंगे, यही सोचने लगेंगे कि चलो हम भी भारत में मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इससे टैरिफ्स के प्रॉब्लम्स नहीं होंगे, हमें चाइना का अल्टरनेटिव भी मिलेगा और इंडियन मार्केट तो है ही। अब आप सोचिए 2020 के आसपास इंडिया कोई मेजर लीडर तो था नहीं, इलेक्ट्रॉनिक्स की कंपनीज भारत दौड़े चले नहीं आ रहे थे। फिर भी विस्ट्रन जो एप्पल का एक पार्टनर है, उसके कर्नाटका प्लांट में प्रोटेस्ट हुए, दंगे हुए, वर्कर्स ने इक्विपमेंट को डैमेज किया। इसका रीजन सैलरी का पेमेंट था, लेकिन इस इंसिडेंट्स के कारण विस्ट्रन को 430 करोड़ का नुकसान हुआ। अल्टीमेटली स्ट्राइक्स और प्रोटेस्ट के कारण विस्ट्रन ने अपना बिजनेस टाटास को बेच दिया और वो एग्जिट कर गए। लेकिन एप्पल के दूसरे पार्टनर फॉक्सकॉन की फैक्ट्रीज में अभी तक ऐसा कोई इशू नहीं हुआ। ये आर्टिकल एक बहुत अच्छी रीड है ऑन द चैलेंजेस फॉक्सकॉन फेस टू रन अ फैक्ट्री इन इंडिया। यहाँ आप भारत और चाइना के बीच डिफरेंसेस देख और समझ सकते हैं। फॉक्सकॉन ने इनिशियली तो चैलेंजेस फेस किए थे, लेकिन उन्होंने पुश करके आईफोन 15 को फुल्ली इंडिया में असेंबल किया था, व्हिच वाज अ बिग डील ग्लोबली, क्योंकि ये प्रूफ था कि आईफोन्स चाइना के बाहर भी बन सकते हैं। ऑफ कोर्स दिस वाज नॉट 100% परफेक्ट, क्योंकि कई इंटरमीडिएट कंपोनेंट्स चाइना से ही आते हैं जो भारत में अभी तक नहीं बन रहे। लेकिन फॉर अ कंट्री विद नो रिकॉर्ड ऑफ डूइंग एनीथिंग इन द इलेक्ट्रॉनिक स्पेस ये एक काफी बड़ा माइलस्टोन था। कई लोग भारत की स्मार्टफोन जर्नी साइडलाइन से देख रहे थे एंड इनफैक्ट इन रीसेंट टाइम्स ये आईफोन स्टोरी भारत से आने वाली सबसे बड़ी स्टोरी है। एप्पल आज $22 बिलियन के स्मार्टफोन्स भारत में बनाता है और उन्हें दुनिया भर में एक्सपोर्ट करता है। 2024 में 1 लाख करोड़ के आईफोन्स भारत से एक्सपोर्ट हुए थे। इनफैक्ट पहले जब सारे कंपोनेंट्स बाहर से आते थे, अब अबे ये देखो, हवस की आग ने मुझे आदमखोर बना दिया। 15 to 20% वैल्यू एडिशन भारत से ही होता है, यानी डोमेस्टिक कंपनीज इस ग्रोथ का हिस्सा बन रही हैं। लेकिन चाइना इस सक्सेस स्टोरी को ज्यादा कंटिन्यू नहीं होने देना चाहता। वो चाहता ही नहीं कि भारत ज्यादा वैल्यू एडिशन करे, क्योंकि इससे कंपनीज को एक रियल इंसेंटिव मिलता है टू डिच चाइना। इसीलिए कुछ महीनों से एक वियर्ड ट्रेंड ऑब्जर्व हो रहा है। चाइना कई प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट्स रोक रहा है ताकि वो भारत में आ ही ना पाए और हम फाइनल आईफोन डिलीवर ना कर पाए, चाहे वो हाईटेक इक्विपमेंट हो या फिर नॉलेजेबल पर्सनल। चाइना सिर्फ आईफोन्स के केस में एक्सपोर्ट नहीं रोक रहा है, वो और कई इंडस्ट्रीज में भी बाधा डाल रहा है। दीज इंक्लूड सोलर पैनल्स एंड टनल बोरिंग मशीन्स। इनफैक्ट टनल बोरिंग मशीन्स में कुछ समय तक भारत 100% चाइना पर निर्भर था। आई डोंट नो इफ यू नो अबाउट दिस, बट कुछ ही महीनों पहले सैमसंग की तमिलनाडु फैक्ट्री न्यूज में थी। क्यों? क्योंकि वहाँ के लेबरर्स अपने कोरियन काउंटर पार्ट से पे पैरिटी मांग रहे थे। उन्हें उतने ही पैसे चाहिए थे जितने कोरिया में मिलते हैं, और इसी बात को लेकर स्ट्राइक्स और डिलेज हो रहे थे। ये स्ट्राइक्स हर कुछ महीनों में शुरू होते हैं, फिर बंद होते हैं और फिर वापस शुरू हो जाता है। अगर आपको लग रहा होगा कि सैमसंग के लेबर यूनियन प्रोटेस्ट के चाइना से क्या संबंध है, then let me tell you that on 7th May after India launched Operation Sindoor, Samsung Union has decided to strike again on May 13th. Samsung के ये प्रोटेस्ट सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन से बैक है, which is the labor wing of Communist Party of India. The rest I leave to your discretion and understanding. चाइना चाहता है कि हम वॉर में इतने डिस्ट्रैक्टेड रहे कि इन इकोनॉमिक इश्यूज पर फोकस ना कर पाए, और ट्रम्प के टैरिफ्स की वजह से चाइना को जो नुकसान हो रहा है, तो इन 4 सालों में भारत चाइना के सारे बिजनेसेस ना खा जाए। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है डेमोन्स्ट्रेशन। अब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च कर दिया है। हमने 9 टेरर कैंप्स को एक्सटर्मिनेट कर दिया और 100% चांस है कि पाकिस्तान कुछ ना कुछ करेगा। इनफैक्ट उन्होंने ऑलरेडी जम्मू के पूंछ सिटी में हेवी इंडिस्क्रिमिनेट शेलिंग करना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान ने अपने साइड से हर तरह का एस्केलेशन किया है। 8 मई की रात को पाकिस्तान ने 26 भारतीय शहरों को टारगेट किया। पाकिस्तान ने 300 से 400 टर्किश सोंगार ड्रोन्स भारत के बॉर्डर स्टेट्स में भेजे। एलओसी पर भारी मात्रा में सिविलियन एरियाज पर शेलिंग की। श्रीनगर में भी ड्रोन अटैक्स हुए। भारतीय सेना ने जमकर इन सब का रिस्पांस दिया। बट वन थिंग टू नोट, व्हाइल वी अटैक टेरर कैंप्स, पाकिस्तान इज अटैकिंग सिविलियन एरियाज। पाकिस्तान और चाइना के काफी गहरे संबंध है। चाइना ने पाकिस्तान में चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के अंडर काफी इन्वेस्टमेंट किया है। कई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बांधे हैं। ग्वादर में पोर्ट बांधा है। इनफैक्ट वो तो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर का उपयोग बलूचिस्तान से मिनरल वेल्थ डिप्लीट करने में भी यूज करते हैं, जिसे हमने इस वीडियो में एक्सप्लेन किया। लेकिन चाइना और पाकिस्तान के संबंधों का एक और पहलू है, उनका मिलिट्री रिलेशनशिप। चाइना पाकिस्तान के 80% मिलिट्री नीड्स फुलफिल करता है। पाकिस्तान ने चाइना से सबमरीन्स, फ्रीगेट्स, J-10CE जेट्स, JF-17 जेट्स, फाइटर ड्रोन्स, हेलीकॉप्टर्स, इतनी सारी चीजें खरीदी हुई हैं। इनफैक्ट मार्च में ही चाइना ने पाकिस्तान को उसका दूसरा सबमरीन डिलीवर किया था। सोचने जैसी बात है कि यूएसए एक ग्लोबल पावर इसीलिए बन पाया क्योंकि उन्होंने वर्ल्ड वॉर 1 में पूरी दुनिया को मिलिट्री इक्विपमेंट भेजा। इनफैक्ट वर्ल्ड वॉर 2 में भी उन्होंने यही स्ट्रेटजी अपनाई और वॉरिंग नेशन से बहुत पैसा कमाया। चाइना के मिलिट्री इक्विपमेंट पर ग्लोबली ज्यादा ट्रस्ट नहीं है। शायद यहाँ भी मेड इन चाइना मतलब अनरिलायबल, लो क्वालिटी, ये रेपुटेशन उनका पीछा करता है। बट व्हाट बेटर वे टू शोकेस हाउ गुड देयर इक्विपमेंट इज देन गेटिंग देयर वैसल स्टेट टू फाइट एन एंडलेस
वॉर विद इंडिया। इस वॉर से हमारे एनिमीज का फायदा ही फायदा है। चाइना भारत के मैन्युफैक्चरिंग एम्बिशंस पर रोक लगा सकता है। अगर भारत एक एंडलेस वॉर में फंस गया तो फिर भारत का सारा अटेंशन, पैसा इसी वॉर में लग जाएगा और फिर हमारी इकोनॉमिक प्रोग्रेस डिरेल हो जाएगी। यूएसए और रशिया को भी फायदा है, क्योंकि अगर हम एक वॉर में उलझ गए तो उनसे डिफेंस परचेसेस इंक्रीज होगी। फ्रांस भी यही एक्सपेक्ट कर रहा है कि हम उनसे और रफाल जेट्स खरीदें। टर्की, मलेशिया, कतार जैसे देशों ने ऑलरेडी ओपनली पाकिस्तान को सपोर्ट किया है। तो बचते हैं हम। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर कैरी आउट किया, हमने 9 टेरर कैंप्स को डिस्ट्रॉय किया। ये बात तो तय है कि एक लंबे वॉर से पूरी दुनिया का फायदा होता है, हमारा सिर्फ और सिर्फ नुकसान। एज सिटीजंस हमें सतर्क रहना है, क्योंकि पूरे इंटरनेट पर पाकिस्तान और चाइना के प्रोपेगेंडा अकाउंट्स भरे पड़े हैं, जो इंडियंस के नाम से अकाउंट बनाकर नेगेटिव न्यूज फैलाते रहेंगे। यही समय है कि हम सब भारतीय मिलकर अपने देश को इकोनॉमिकली ग्रो करने पर फोकस करें, क्योंकि बहुत लोग हैं जो हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ पर बुरी नजर डाले हुए हैं। एक बात तो तय है कि पाकिस्तान कोई भी चीज अपने खुद के दिमाग से नहीं करता, हमेशा पीछे कोई ना कोई स्ट्रिंग्स को कंट्रोल करता है। और पाकिस्तान कठपुतली जैसे सिर्फ यस सर करता है, चाहे इससे उनके नागरिकों को कितनी भी परेशानी क्यों ना हो। आपको लग रहा होगा कि मैं बिना वजह पाकिस्तान का अपमान कर रही हूँ, लेकिन वो तो खुद ही कह रहे हैं। हाल ही में पाकिस्तान के एक जनरल की क्लिप वायरल हुई थी। लिसन टू दिस, वेयर ही सेज कि पाकिस्तान डिड डर्टी वर्क फॉर अदर कंट्रीज बिफोर। You do admit, sir, that Pakistan has had a long history of backing and supporting and training and funding these terrorist organizations. We have been doing this dirty work for the United States for about 3 decades. बट अब वो इनोसेंट है। सिमिलरली बिलावल भुट्टो कहते हैं कि प्रीवियसली पाकिस्तान यूज्ड टू हेल्प अदर कंट्रीज टू डू देयर डर्टी वर्क, बट दैट इज ऑल अ मैटर ऑफ द पास्ट। सबको पता है कि पाकिस्तान ने अमेरिका के लिए मुजाहिदीन को ट्रेन किया था, जिन्होंने रशिया के अगेंस्ट अफगानिस्तान में वॉर लड़ी थी, और इसी मुजाहिदीन से तालिबान बना और अल कायदा भी। एट द सेम टाइम इन्हें ट्रेन करते करते पाकिस्तान ने पंजाब और कश्मीर में कई स्लीपर सेल्स को ट्रेन किया है, ताकि वो बार बार भारत को अंदर से तोड़ सके। माय क्वेश्चन इज, हु द हेल इज बिलीविंग दीस गाइस एंड हाउ इंपॉर्टेंट इज इट दैट दे आर एडमिटिंग दैट दे आर ग्लोरिफाइड गन्स फॉर हायर? क्योंकि अगर इससे पहले पाकिस्तान ने पैसों के लिए दूसरे देशों के गंदे काम किए हैं, तो अब वो अचानक से इनोसेंट कैसे बन सकता है? क्या उन्हें इन क्राइम्स की सजा मिली? नहीं। ओसामा बिन लादेन का ही एग्जांपल लेते हैं। चलो मान भी लिया कि एक जमाने में वो उनके हीरो थे, लेकिन फिर उन्हें पनाह तो 9/11 के बाद भी पाकिस्तान ने दी हुई थी। ये सारे मुद्दे हमें बार बार रिपीट करने होंगे, दुनिया को याद दिलाने होंगे। चाइना चाहता है कि वॉर हो ताकि वो प्रॉफिट कर सके, भारत को डिस्ट्रैक्टेड रख सके, हमारे इकोनॉमिक एम्बिशंस को तोड़ सके और उनकी मिलिट्री कैपेबिलिटी को दुनिया के सामने प्रूव कर सके, ताकि अगर अमेरिका उनसे ट्रेड नहीं करता तो ठीक है, दूसरे देश उनसे हथियार खरीद लेंगे और चाइना का दुकान चलता रहेगा। इसीलिए हमें भारत को ग्रो करने पर अपने एफर्ट्स लगाने होंगे। कोई भी न्यूज शेयर करने से पहले उसे वेरीफाई कीजिए। याद रखिए कि भारत के दुनिया में बहुत कम असली दोस्त हैं, एंड इन जियोपॉलिटिक्स देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स, ओनली टेम्पररी इंटरेस्ट। और यही इंपॉर्टेंट बात आप तक पहुंचाने से मुझे फर्क पड़ता है। सो एज यू गाइज हैव सीन कि मैंने इनकी क्या क्या बातें दिखाई हैं। और अब देखो, मैंने ये चीज़ इसलिए की क्योंकि देखो मैं काउंटर करने में टाइम ज़ाया नहीं करने वाला। इसमें से क्या क्या बातें सही हैं, क्या क्या बातें ये मजाक कर रहे हैं, वो सब तुम सबको पता है। तो मैं यहाँ पे बार बार वीडियो रोक के नहीं ये ऐसे नहीं ऐसे हुआ, ऐसे नहीं ऐसे हुआ, ये करके टाइम ज़ाया नहीं करने वाला था। मैं तुम लोगों को ना एक जिन स्टोरी सुनाता हूँ। अभी टाइम है ना अपने पास? हाँ, थोड़ा सा टाइम है, तो एक काम करते हैं, मैं जिन स्टोरी एक शेयर कर देता हूँ, सही है? मज़ा आएगा तुम लोगों को सुनने में। हुआ ये था, देखो मैं पहली दफ़ा गया था इस्लामाबाद, सही है? अब मैंने ना एयरबीएनबी बुक किया था हमेशा की तरह। पहला टाइम था मेरा इस्लामाबाद में, एयरबीएनबी था मेरा। अब जो है वो पहला दिन था, मतलब मैं ना अकेला रहने का ना इतना आदी नहीं हूँ, तो मैं ना गया एयरबीएनबी पे, फिर वहाँ पे चेक इन किया और जाके देखा अच्छा एयरबीएनबी था, ठीक है, बहुत अच्छा था। नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन भी दी हुई थी भाई उस बंदे ने जिसका था वो कमरा जिसका था। अच्छा, उसके बाद ना ऐसा हुआ मैं सो गया, सही है? थक हार के नहा धो के फ्रेश होके सो गया मैं थक के। तो उसके बाद ये हुआ कि रात के 3 बजे ना मेरी आँख खुलती है और बेड हिलने लग गया। अब मेरी फट गई, मैंने कहा ये क्या हुआ, बेड क्यों हिल रहा है? जलजला तो नहीं आ रहा? क्योंकि वहाँ पे जो है वो है ऐसा कि जलजला आते रहते हैं वहाँ पे, नॉर्मल है, पहाड़ी इलाका है ना, तो आते रहते हैं। तो वहाँ पे जलजले आ रहे थे, जलजला आ रहा है, मुझे लगा, मैं उठा। अच्छा, मुझे सोते हुए फील हुआ बेड हिल रहा है। मैं उठा, मैं देख रहा हूँ बेड जो है ना ऐसे 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 हिल रहा है। अब मैं देख रहा हूँ, मैं कहा ये क्या हो रहा है? अब मैं फिर नींद में था, जाहिर है मुझे लगा मेरा सर घूम रहा है शायद। मैंने फिर सोफा मेरे पीछे ही पड़ा हुआ था, मैंने सोफे को यूँ सोफे को हाथ रखा सोफे पे, सोफा हिल नहीं रहा बिल्कुल भी। अच्छा, ड्रेसिंग टेबल भी थी वहाँ पे, मैंने ड्रेसिंग टेबल देखी। अब ड्रेसिंग टेबल का ना शीशा होता है लंबा सा, जाहिर है अब उसको आप यूं भी कर दो ना तो वो ऐसे ऐसे हिलने लग जाता है, तो वो तो ज्यादा इंटेंसिटी से हिलना चाहिए, वो बिल्कुल स्टिल खड़ा हुआ है। अब फिर मैंने दोबारा बेड पे हाथ लगाया तो उसकी इंटेंसिटी कम हो गई। फिर उसके बाद फिर मैंने दोबारा फिर जो है सोफे वगैरह को चेक किया, वो फिर जो है फिर भी नहीं हिल रहे। फिर मैंने दोबारा बेड को हाथ लगाया तो वो इंटेंसिटी कम होते होते रुक गई। अब मेरी वहाँ पे फट गई। मैं ये बोलूँ ये क्या हो रहा है? मेरा पहला दिन है, रात के 3 बज रहे थे, मैं गई तो पीक आवर्स होते हैं, तो मैंने फिर जो है कॉल की उसको। मैं बोला भाई ये क्या दे दिया तूने? बोला नहीं भाई ये आप जो है ना गलत समझ रहे हो, आपसे पहले भी गेस्ट होके गए हैं और ये मेरा कमरा है, मैं यहाँ पे रहता था।
अभी मैं यहाँ पे नहीं हूँ, मैं बाहर रहता हूँ, इसलिए मैंने ये एयरबीएनबी पे दिया हुआ है, वरना मैं यहाँ रहता था। अच्छा, उसके अब्बा भी साथ रहते थे, बड़े हेल्पफुल अंकल थे, बड़े स्वीट अंकल थे। तो वो मुझे जब मिले, वो आए, जाहिर है मैंने उसको कॉल की थी तो अंकल वहीं थे। अंकल फिर आए, अंकल ने बोला बेटा क्या हो गया, तो मैंने उनको बताया अंकल ये सीन हो गया। बोले बेटा कुछ नहीं होता, कुछ नहीं है, यहाँ पे हम यहाँ रहते हैं। वो वहीं रहते थे, मतलब दूसरे कमरे में वो रहते थे अंकल। तो मैं बोला नहीं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन ये कि अब वो था ऐसा सीन या नहीं था, मुझे वो समझ नहीं आ रहा। तो मैं उस पर ये सोच रहा हूँ कि अब वो मेरा वहम था, मेरा सर घूम रहा था। लेकिन फिर मैं जब ये सोचता हूँ मेरा सर घूम रहा था, तो मैं बोलता हूँ यार सर घूम रहा होता तो भाई हर चीज़ हाथ लगाने पे ऐसा फील होता ना, सिर्फ बेड पे ही क्यों पर्टिकुलरली सर घूम रहा है, तो समझ ही नहीं आ रहा। तो अब उसके बाद मेरा ऐसा ट्रॉमा हो गया है कि मैं जब भी इस्लामाबाद जाता हूँ ना, रात को मेनली मैं सो नहीं पाता हूँ। मैं लाइट जला के रखता हूँ, मैं लेटा हुआ होता हूँ और मैं बस यूँ देखता रहता हूँ, स्क्रीन देखे जा रहा हूँ, कुछ ना कुछ यूट्यूब पे देखे जा रहा हूँ या नेटफ्लिक्स पे देखे जा रहा हूँ, और मुझे नींद आ भी रही है तो मुझसे सोया नहीं जा रहा। तो ये एक जो है बड़ा मेरे साथ गंदा वाक़या हुआ था। और भी मेरे साथ कुछ वाक़यात हुए हैं इस तरह के पैरानॉर्मल, वो मैं आहिस्ता आहिस्ता शेयर करूँगा। अभी ये आज वाला मैंने इसलिए शेयर किया कि यार तुम लोग थोड़ा कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ तो देखो। क्या मैंने तुम लोगों के साथ ज़्यादती कर दी है? मैं माजरत चाहता हूँ उसके लिए जो मैंने तुम लोगों को कैंसर दिखाया। मैं इस चैनल के बारे में कुछ भी नहीं कहूँगा, सही है? अपने तुम लोग आइडियाज़ बना लो कि क्या सोचते हो तुम लोग इस बात से जो इसने बोली है।